गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर के बारे में। एनर्जी बैंड डायग्राम, उसका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, एंड फाइनली वी विल गो थ्रू टू हॉल इफेक्ट। ओके, एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है वेदर इट इज मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे बना होता है एटम। इसके लिए आपको जानना ज़रूरी होगा बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल आपको 12th में पढ़ा चुके होंगे या तो फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बोर्स ने मेनली बताया था कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से बना होता है, जिसमें कि सेंटर में आपका होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, एंड उसके अराउंड चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और बोर्स साहब ने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, उसमें आप देखेंगे कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे कि उन्होंने बताया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। जो न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट होते हैं, अगर आप कहीं इलेक्ट्रॉन और जो बाकी एरिया रहता है, ये जो एरिया है वो स्पेस रहता है, वैक्यूम स्पेस रहता है। ये एरिया वैक्यूम स्पेस रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन फाइंड करने जाएंगे, आपको इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। रेस्ट आपको जो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स रहेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आप इस बुक में भी कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाएंगे, बोर्स मॉडल उठा दिए, आप इंटरनेट पे सर्च मार लीजिएगा, बोर्स मॉडल के आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया गया है। An electron is given additional energy, it is lifted to higher orbit। अगर आप जैसे इस इलेक्ट्रॉन, अगर आप जैसे रिवॉल्व कर रहा है, बाउंड है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व कर रहा है इन एनर्जी स्टेट में। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, एक इधर रिवॉल्व कर रहा है, एक इधर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर दिया है, इसको थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब हाँ इसको एनर्जी दे दी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके लूजली बॉन्ड, जितना ज़्यादा ये दूर होगा इलेक्ट्रॉन से, उतनी ही ज़्यादा इसकी एनर्जी लेवल होगा। बिकॉज न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूरी होती जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। जितनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, वो उतना ही अनस्टेबल होगा, वो उतना ही फ्री होने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस को छोड़ने की, न्यूक्लियस से दूर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बॉन्डेज न्यूक्लियस से कम होगा। तो इसमें आप एनर्जी, अगर थर्मल एनर्जी देते हैं इसकी, तो फिर ये एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके फ्री हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट बाउंडेड टू दिस न्यूक्लियस, दिस इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बोर मॉडल का। 4 पॉइंट हैं इसके, मैं आपको एक एक करके ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। एक्चुअली सर्कुलर भी होती हैं, डम्बल्ड होती हैं, डबल डम्बल्ड होती हैं। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बोर साहब ने बताया है कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स, दैट इज ऑर्बिट्स ऑफ सर्टेन रेडियाई आर अलाउड। दैट इज व्हाट I discussed earlier. The electrons in each permitted orbit have certain fixed amount of energy. The larger the orbit, the greater is the energy of electron. जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी, रेडियस
जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, मतलब कहने का है न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, एज आई डिस्कस कर लिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी, if an electron is given additional energy, it is lifted to higher orbit. The atom is said to be state of excitation. This state does not last long because electron soon falls back to the original lower orbit. As it falls, it gave back acquired energy in the form of heat, light and other radiation. वो साहब बोल रहे हैं कि इसमें जो आउटर ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उनको एडिशनल एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर मूव कर देते हैं, पर जैसे ही वो ज़्यादा देर तक ये अनस्टेबल स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अनस्टेबल स्टेट होती है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये जल्द ही ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आता है अपने न्यूक्लियस की आउटर ऑर्बिट में, और जो एनर्जी इसने एक्वायर की हुई होती है, ली होती है बाहर से, जो फोटोन एनर्जी का इसने लिया होता है जिससे ये ऑर्बिट छोड़ के बाहर गया था, ये फिर से उसी एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और अदर रेडिएशन दैट कैन बी इंफ्रारेड, अदर रेडिएशन। सेम कॉन्सेप्ट वी विल यूज इन लाइट एमिटिंग डायोड, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिजिक्स का सेम लॉ यूज हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड के केस में। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक्स ऑफ बोर मॉडल डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल मेटल सेमीकंडक्टर में डिफरेंस और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो आगे डिस्कस करते हैं एनर्जी लेवल्स। जैसा कि मैंने बताया, अब सेम जो आपका वहाँ पे था उसको हम लोग एनर्जी लेवल पे, सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग एनर्जी लेवल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं। अब ये हैं आपके एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स 1 2 3 रेडियस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व करता रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम चीज़ आपको एक टेबल के रूप में दिखाई गई है, आपको ऐसे बैंड दिखाया जाए, मतलब इस ग्राफ के रूप में आपको दिखाया गया है, जिससे कि वो प्रेजेंटेशन हर बार आपको सर्कुलर ना बनाना पड़े, इसलिए सिंपल इस तरह हम लोग उसको सिंपल प्लेन पेपर पे ऐसे दिखाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको अभी बना के दिखा दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। ये एज ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट एनर्जी बैंड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सेम न्यूक्लियस R1 R2 R3। अब देखिए क्या होता है कि आपके जो मटेरियल कोई भी रहेगा उसमें एक न्यूक्लियस नहीं रहता है, एक न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो एक न्यूक्लियस के बगल में एक और न्यूक्लियस है जो आपका क्रिस्टल रहेगा। कोई भी मटेरियल रहेगा उसमें ढेर सारे एटम्स रहेंगे, तो एटम्स में आपको एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो इफेक्ट करता है एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल को, एक बगल वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल्स जो रहते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल 1 2 3, ये हल्का सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि बगल वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको, चलिए एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ऐसे बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस हैं इस मटेरियल के अंदर। इसके बाहर भी ऐसे बनी है, इसके बाहर भी बनी है ऑर्बिट्स, इसके बाहर भी बनी है ऑर्बिट्स, इसके बाहर भी बनी है ऑर्बिट्स। तो ये देखिए, जो ये ऑर्बिट है, ये वाली ऑर्बिट, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को ये वाली ऑर्बिट भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली ऑर्बिट भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेनली क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस पर, इसका भी, इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट आ रहा है, इस न्यूक्लियस का भी इफेक्ट आ रहा है, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का भी इफेक्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स लेवल ना रह के एक बैंड में आ जाता है। इस बैंड में कैसे आ गया, देखिए, एक एनर्जी लेवल ये हो गया, एक एनर्जी लेवल इसके ऊपर हो गया, एक इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, ऐसे करके ये पूरा बैंड हो गया।
फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड हो गया, ये थर्ड बैंड हो गया, थर्ड लेवल का बैंड। ये किसका था? ये एक रेडिया, ये बैंड ना होके एक सिंपल ऑर्बिट ना होके ये बैंड हो गया, एनर्जी लेवल का बैंड हो गया। तो अब ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सिंपल न्यूक्लियस। अब क्या होता है, जो हमारे सिंपल ये तो एक एटम का हो गया। अब एनर्जी बैंड हम लोग देखेंगे कि हम लोग और डीपली स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो और भी एनर्जी बैंड होते हैं वो हायर एनर्जी बैंड होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, जहाँ पे जो मेनली नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। As discussed below, individual KLM etc. energy levels of an isolated atom are converted into corresponding bands when the atom is solid. Though there are number of energy bands in the solid, the following are particular importance। देखिए वेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स के बारे में बता रहा है आपको। मैंने पहले बताया बैंड्स क्या होते हैं, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स के बारे में बता रहे हैं। उनमें से पहला है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स। द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electron is known as valence band. Conduction band electron in certain materials, the valence electrons are loosely attached to the nucleus. Even at ordinary temperatures, some of the valence electrons may get detached and become free electrons. In fact, it is the free electron which is responsible for conduction of current in the conductor. For this reason, they are called conduction electrons. And forbidden energy gap, the separation between conduction band and valence band on the energy level diagram is known as forbidden energy gap. आपको चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कंडक्शन बैंड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंस बैंड। वेट अ मिनट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स रहेंगी, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं नॉर्मली। पर आपको पहले डिस्कस किया गया था बोर मॉडल में, अगर आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं तो वो फ्री होके रिवॉल्व करने लगता है, एटम के बाहर चला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है आपका। जो फ्री एनर्जी स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, वैलेंस बैंड को छोड़ के जा सकता है, वो कंडक्शन बैंड होता है, जिसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। और जहाँ पे जो एनर्जी स्टेट वैलेंस शेल में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी स्टेट वैलेंस बैंड में रहते हैं, उनको वैलेंस शेल में रहते हैं, वो वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो जो इसके बीच का गैप होता है, इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है, वो आपको बता फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में पाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बंधे रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, वो वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, या तो मैं आपको फिर से एक बार बता दें। द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इन अ सर्टेन मटेरियल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मे बी लूजली बॉन्ड। Electrons are loosely bond attached to the nucleus. Even at ordinary temperature, some of valence electrons may get detached to become free electrons. In fact, it is these free electrons which are responsible for conduction of electric current. तो आपके जितने भी मेटल्स होंगे, जितने भी आपके मेटल्स हैं, वो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स इसी कंडक्शन बैंड में मिलेंगे। इनफैक्ट ये आपका मेजर डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में, कि आपको मेटल में आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे
there is a possibility of finding an electron in conduction band। नॉन मेटल्स में आपको कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होगा, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे इन केस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स। और आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा नॉन मेटल्स में ये बहुत ज़्यादा होगा। और सेमी कंडक्टर में क्या होगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी आपका इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर बहुत कम होगी, एकदम मिनिमम। एंड एनर्जी बैंड गैप ये जो होगा आपका कंपेयर टू नॉन मेटल्स ये कम होगा। इन सेमीकंडक्टर इट इज probably 1.1 electron volt, and in non-metals it is very large। in conductor in metals it is overlapped, जो आपको बोथ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में मिले हुए रहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही आपका करंट को फ्लो करने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है, चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ आगे। तीनों बैंड अलग अलग, ये है आपका एनर्जी बैंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। फॉरबिडन एनर्जी का बैंड ज़्यादा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कोई चांस ही नहीं है आपका वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाने का। ये है आपका कंडक्टर मटेरियल का, मेटल का, जिसमें आपका वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैप एरिया है, यहाँ पे आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ये मेजरली इलेक्ट्रॉन्स है जो आपका करंट फ्लो कराने में रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर। ये आपका कंडक्शन बैंड होता है सेमीकंडक्टर में, वैलेंस बैंड इतना होता है, बीच का एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। अब हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा सेमीकंडक्टर में कि देखिए नॉर्मली क्या होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो आपका सेमीकंडक्टर रहेगा, इंट्रिंसिक मतलब होता है, सबसे चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो आपका बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। स्ट्रक्चर उसका दिखा देते हैं, जैसे कि आपका सिलिकन हो गया आपका सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर हैं। जैसे कि सिलिकन का क्रिस्टल आप देख लीजिए, क्रिस्टल होता है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसके जो जिसमें जैसे अरेंज होता है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में, सॉलिड में जैसे अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और फिजिक्स वाले आपको टीचर पढ़ाएंगे। तो इसमें आपको मेनली हम लोग देखते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में कैसे अरेंजमेंट होता है एटम का। उसमें जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की आपको पहचान बता दें कि इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नाइदर दे आर कंडक्टर नॉर दे आर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में रहते हैं सेमीकंडक्टर, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें आपके ये कोई कंडक्शन नहीं है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये देखिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इसके एटम एक दूसरे से अटैच रहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो प्योर सेमीकंडक्टर है आपका, उसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, तो आपको मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ब्रेक दिस कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ब्रेक कर जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। दैट विल जनरेट एन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। होल मीन्स जहाँ पे वैकेंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, जो वैकेंट पोस्ट बची है इलेक्ट्रॉन की शेल में, वो होल है। ठीक है, जो कि अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में चला जाएगा तो होल इधर आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में चला जाएगा तो होल इधर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से होल का भी कंडक्शन हो जाएगा। मैं आपको होल कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ पढ़ाता चलाऊंगी।
तो ठीक है दोस्तों, ये बच्चों ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जो कि आपका कंडक्शन में सहायक होगा, पर वो अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक टाइप है, तो बहुत कम होगा। अब बच्चों क्या होता है, अब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी। इम्प्योरिटी मिला दी तो क्या हुआ, इम्प्योरिटी मिला दी तो फिर इम्प्योरिटी कैसी मिलाई है ये भी डिपेंड करता है। देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। एक्सट्रिंसिक मतलब जो पहले शुद्ध थे और उससे इम्प्योरिटी मिला दिए तो वो एक्सट्रिंसिक बन गए हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटी मिला दी गई है। अब ये कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों, जिसमें कि एन टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई गई है, जिसमें कि एन टाइप मतलब जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स किसमें रहते हैं, फास्फोरस, AS, PAS, इनमें क्या आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए जैसे ये है एग्जांपल, इसमें क्या जैसे इम्प्योरिटी कैसे मिलाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला देते हैं। नॉर्मली ये यही रेंज होती है। तो इम्प्योरिटी इतनी कम मिलाने से ही प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है सेमीकंडक्टर में। तो आप देखते हैं कैसे जनरेट होता है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम के एटम्स रहते हैं, देखिए ये जर्मेनियम 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 के एटम्स रहेंगे, जर्मेनियम के एटम्स रहेंगे। और ये आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जैसे मिला दी गई है, तो आर्सेनिक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसने शेयर कर दिया है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पर फिर भी उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। ये कहाँ पे आ गया है, ये कंडक्शन बैंड में आ गया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आर्सेनिक का एक एटम आ गया है, आर्सेनिक का एक एटम आ गया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करेगा, कंडक्टिविटी करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये देखिए यही इसने दिखाया है इधर पे, ये आपका पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन था। आर्सेनिक की इम्प्योरिटी, पॉजिटिव आयन आर्सेनिक का, उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन। आयन पॉजिटिव होगा क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, उसने एक दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इनकी ऐसे इम्प्योरिटी ऐसी हम लोग मिलाते हैं जिसमें कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों ये जो प्योर जर्मेनियम होएगा या सिलिकॉन होगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के या एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो पेयर बना देंगे, पर जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन में वैकेंसी रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह जाएगी, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
तो ये वैकेंसी रह गई, मतलब क्या, एक होल जनरेट हो गया है। होल जनरेट हो गया मतलब कि ये निगेटिव आयन बन गया है गैलियम, जिसमें कि एक होल है, और ये होल के थ्रू कंडक्टिविटी करेगा, होल के थ्रू करंट को फ्लो कराएगा, जो कि करंट जिसकी कंडक्टिविटी अब बढ़ गई है कंपेयर टू प्योर से जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेम आपका इधर पे दिखाया गया है, ये देखिए आपको दिखा दें। एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर आयंस, जो आपके आयंस जो डोपिंग वाले आयंस रहेंगे वो डोनर आयंस हैं। डोपिंग वाले आयंस डोनर आयंस, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गया, मतलब ये इम्प्योरिटी वाले आयंस जो अपन ने मिलाए हैं बाहर से, इम्प्योरिटी वाले आयंस हैं। और आपके ये है आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें पी टाइप में जो डोनर आयन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एन टाइप में डोनर आयन होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। पी टाइप में होल्स होंगे, एक्स्ट्रा होल्स होंगे, डोनर आयन नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और होल्स को एक देगा। चलिए आपका ये हो गया है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग जल्दी जल्दी डिफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट भी हो गया आपका। अब फर्मी लेवल डिसाइड करेंगे, फर्मी लेवल डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फर्मी लेवल के लिए हम लोग जाएंगे, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। नो प्रॉब्लम। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो ड्रिफ्ट के कारण होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रिफ्ट पैदा होती है उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसके कारण जो करंट पैदा होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको इसको सिंगल वर्ड में बता दे रहे हैं। करंट फ्लो, ड्रिफ्ट, चार्ज पार्टिकल मोशन इज रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है आपका ड्रिफ्ट। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, पार्टिकल्स टेंड टू स्प्रेड आउट टू रिसेंबल फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उससे जो करंट पैदा होती है बच्चों उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन मतलब बहना, डिफ्यूज करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज कर जाना, चले जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रिफ्ट मिली है, फोर्स मिला है इलेक्ट्रॉन को, उसके कारण जो करंट पैदा हुई है, उसके कारण, उस मोशन के कारण जो करंट पैदा हुई है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इनके आप मेन कॉन्सेप्ट वही हो गया है। देखिए सेम आपको दिखा दें, प्लस माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करके प्लस की ओर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट मोशन, डायरेक्शन करंट, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट करंट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जे डी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। इन सेमीकंडक्टर अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग, QP VD, where VD is drift velocity, P is charge, Q is charge particle, P is concentration, N is concentration of electron, and P is concentration of holes। ठीक है दोस्तों, Jp is equal to QP mu P E, mu P is conductive, mu P is mobility, mu is the mobility of semiconductor, and measure the ease with which carriers can move through the crystal। ठीक है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन आप देख लेंगे, मेन आपका ये एक्सप्रेशन है, मेन आपका ये एक्सप्रेशन है, ये याद रखिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी।
आप अगर ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी अगर इंटरनेट पे आप सर्च मारते हैं या कोई टेक्स्ट बुक जो डिस्कस की गई थी सिलेबस में, उसमें से आप किसी भी टेक्स्ट बुक को लीजिए, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे डिफ्यूजन करंट के ऊपर। डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन आपको बता दें। ये होता है डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन। डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन ये होता है जेपी करंट डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू। डीपी इज डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट। D basically is diffusion coefficient and del P is concentration. Del P means dP number of protons per unit dP by dx, this per unit of length। कितना आपने पर यूनिट ऑफ एरिया में कितना कंसंट्रेशन किया है, del P, that is del P। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। ये अगर आपको एग्ज़ाम देते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट, अगर आपको टोटल करंट निकालनी है तो टोटल करंट का एक्सप्रेशन जो सेमीकंडक्टर के अंदर होगी आपकी करंट, वो आपकी दोनों करंट, ड्रिफ्ट करंट भी होती है, डिफ्यूजन करंट भी आती है। तो टोटल करंट का एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट इन केस ऑफ बोथ ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इन केस ऑफ बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक in case of both p and n type semiconductor. Now we will discuss Fermi level. Fermi level के लिए Fermi level बेसिकली होता है, बच्चों ने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया था। जैसे ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। एनर्जी बैंड डायग्राम में हो गया एक कंडक्शन बैंड, एक हो गया वैलेंस बैंड। अब देखिए, अब एक होता है आपका फर्मी लेवल। फर्मी लेवल होता है ऐसा एनर्जी बैंड, एनर्जी लेवल जिसके ऊपर, जिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। जैसे कि अगर आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस एनर्जी लेवल में, मिडिल एनर्जी लेवल में बिल्कुल 50% होगी। देखिए, आपको मैं एक्सप्रेशन के सहित दिखाता हूँ। वेट, फर्मी लेवल n इक्वल टू p होता है ओके। हाँ, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर n इक्वल टू p होता है। तो बच्चों, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। तो आपका EF जो फर्मी लेवल होगा आपका बीच में हो जाएगा। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये आपको दिख रहा है कंडक्शन बैंड है आपका, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं, सभी आपके यहीं पे हैं। तो आपकी EF जो होगा आपके बीच में, फर्मी लेवल आपका बीचों बीच हो जाएगा। देखिए,
In an intrinsic semiconductor n equal to p, if we use band symmetry approximation, which assumes that there are equal number of states and equal size energy band at the edges of the conduction and valence bands, n equal to p implies that there is an equal chance of finding electrons at the conduction band edge as there is finding a hole of valence band edge. देखिए यहाँ और यहाँ दोनों पे हमारी इक्वल चांस है कि यहाँ पे आपको एन पी दोनों जगह इक्वल चांस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, तो आपका 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया है ई एफ फर्मी लेवल जिसके ऊपर जिसके नीचे आपको इलेक्ट्रॉन होल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 50% हो। और जो ये आपको दिख रहा है फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है आपको कि कितनी प्रोबेबिलिटी है आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी स्टेट में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको अगर n इक्वल टू p है तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये फंक्शन जो है इसी को बोलते हैं फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक्सप्रेशन कहाँ क्या है फ्रेंड्स? इसका एक्सप्रेशन वेट फर्मी डायक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन ये है। कोई एग्ज़ाम आएगा आपको ये रिमेम्बर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ। EF where EF is Fermi level, E is energy band and KB is Boltzmann constant, T is temperature and ये आपका फर्मी लेवल है। E at EF is equal to 0.5। ये आपका एक्सप्रेशन को सॉल्व करके निकाला गया है कि फर्मी लेवल पे आपको नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% है। चलिए इसको मैं आपको एक बार EF is called the Fermi energy or Fermi level. It is determined as the energy point where the probability of occupancy by an electron is exactly 50%। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की इस एनर्जी लेवल को 50% है। ठीक है दोस्तों, फर्मी लेवल हो गया, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं हॉल इफेक्ट की ओर। हॉल इफेक्ट बेसिकली हॉल इफेक्ट क्या होता है? मेनली ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोई भी, जैसे कि आपका ये स्लैब हो गया, ये आपका सेमीकंडक्टर का स्लैब दिख रहा है पूरा। इसमें अरेंजमेंट मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये स्लैब है, स्लैब में एक तरफ हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं VH, ओके, इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं VH। उसके परपेंडिकुलर हम लोग Z एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये X एक्सेस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, VH वोल्टेज अप्लाई, और X एक्सेस में हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग Z डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, X एक्सेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों की Y एक्सेस में एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ये वोल्टेज जनरेट होता है मेनली मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स के। कैसे? जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, होल है, ये मूव करेगा माइनस की ओर, माइनस प्लेट की ओर ये मूव करेगा। तो फिर जब ये इधर मूव करेगा, क्योंकि ये डायनेमिक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड और आपने अप्लाई कर रखी है, तो ये मूवमेंट इसका सर्कुलर हो जाएगा और ये Y एक्सेस की ओर आने लगेगा। इसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा Y प्लेट में, XY प्लेट में, प्लस और माइनस का। तो जो
पोटेंशियल डिफरेंस है, यही आपका हॉल वोल्टेज कहलाता है। इसी वोल्टेज को मेजर करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं वेदर इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कंसंट्रेशन, ये सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हॉल इफेक्ट के कारण ही। इसका एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, ये है मेनली एक्सप्रेशन VH T is thickness, L is length, W is width, VZ is applied magnetic field, IX is current after applying electric current measured, and VH is Hall voltage measured, and RH is Hall coefficient. This RH and RH will decide whether आपका ये किस टाइप का मटेरियल है सेमीकंडक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।